तो चलिए दोस्त, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के लिए हिंदी का ये दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। और इस 20 के दांत के लेखक कौन है, इसका परिचय हम पहले देख लेते हैं। लेखक के बारे में परिचय जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे धड़ाधड़, एकदम समझिए कि ये बुलेट बैच चल रहा है, ठीक है। तो देखिए 20 के दांत हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 20 के दांत और 20 के दांत के लेखक कौन है, तो 20 के दांत के लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत के लेखक हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है 18 फरवरी, कब, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो पटना बदरघाट के नजदीक हुआ था। बदरघाट में पटना है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। गांव का नाम है। उसके बाद इनके पिता का नाम थोड़ा देख लेते हैं। पिता का नाम था पंडित रामा अवतार शर्मा। पंडित रामा अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, माने ज्येष्ठ माने बड़ा होता है, और ये बड़े पुत्र थे। ये दर्शन एवं संस्कृत के प्रख्यात कवि थे। दर्शन शास्त्र और संस्कृत के ये प्रख्यात कवि थे। बाद में फिर हिंदी भी लिखने और पढ़ने लगे। और थोड़ा इसके बारे में इनके पढ़ाई के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। अगर पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए तो ये कॉलेजिएट स्कूल से अपने ये पढ़ाई शुरू करते हैं। कहाँ से, तो कॉलेजिएट स्कूल पटना से शुरू करते हैं। पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत एवं हिंदी में एमए करते हैं। पटना विश्वविद्यालय से क्या करते हैं, संस्कृत और हिंदी में एमए करते हैं। उसके बाद ये प्रधानाध्यापक रहे कहाँ कहाँ, तो ये भोजपुर जिला के आरा में, आरा के एचडी हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा में इन्होंने प्रधानाध्यापक के पद पर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। उसके बाद एचडी जैन कॉलेज में आरा में इन्होंने प्रोफेसर के पद पर रहे हैं, प्रधानाध्यापक के पद पर रहे हैं। उसके बाद रांची विश्वविद्यालय, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय प्रधानाध्यापक एवं अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर पूछेगा कि पटना विश्वविद्यालय के नलिन बिलोचन शर्मा कब अध्यक्ष बने थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय को प्रधानाध्यापक के साथ साथ इनको अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो आपको ये बात मालूम हो गया होगा, याद हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा इनके रचनाओं के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या रचनाएं किए थे। देखिए रचना है राष्ट्रीय दृष्टिकोण, मानदंड और 20 के दांत। ये कहानी है 20 के दांत, ये आलोचक कहानी है, ये आलोचनात्मक कहानी है। और 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो जाता है। नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब होता है, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु हो जाता है। अब थोड़ा सा पाठ के हम सारांश बता देते हैं। पाठ के कहानी का सारांश क्या है। इसमें कई कैरेक्टर हैं, जैसे सेन साहब हैं, उसके बाद इसमें गिरधर लाल हैं, उसके बाद इसमें एक मदन, गिरधर लाल का लड़का मदन है, और सेन साहब की 5 लड़कियां हैं और सेन साहिबा है। कुछ इसमें पत्रकार भी हैं, और मदन क्या कहते हैं, गिरधर लाल की पत्नी भी है, और ये सब, और शोफर है जो ड्राइवर रहता है। तो ये सब इसमें पात्र हैं इस कहानी में। ये आलोचनात्मक कहानी है। सेन साहब जो है एक नई कार खरीदे होते हैं, और वह कार जो है ब्लैक कलर की है, एकदम चमचमाती हुई। कलर अपने महल के बरामदे में जो कराकट से ढका हुआ रहता है, उसी में उस गाड़ी को रखे हुए हैं, और गाड़ी एकदम चमचमा रही है, मानो जैसे अपने घोंसले से कोयल निकल रही हो, उस तरह से वह चमचमा रहा था। उस पर एक खरोच भी नहीं आना देना चाहते थे सेन साहब जी, माने गाड़ी उनके सबसे प्यारी थी।
और उसके घर में, सेन साहब की घर में 5 लड़कियां थी और एक लड़का था जिसका नाम था कासू। उसको प्यार से खोखा कहा जाता है। देखिए, बंगाल में खोखा और खोखी का भाषा चलता है। खोखी लड़की को कहा जाता है और खोखा लड़का को कहा जाता है। तो इसी तरह से इनके घर में खोखा खोखी है। खोखा उसको कहा जाता है जो कासू है। देखिए, यही कासू है, ये जो है यही कासू है और इसी का नाम क्या है, खोखा और कासू है। उसके बाद सेन साहब की 5 लड़कियां थी और पांचों के पांचों लड़की जो थी सेन साहब की एकदम सुशील थी। कोई उससे माने बात करना सीखे, चाहे उससे कोई रहन सहन सीखे तो सेन साहब की लड़कियों से सीखे। बगल वाले जो पड़ोसी थे तो देख देख करके अपने बच्चे को सिखाते थे कि एक तू लोग है, देखो तो एक सेन साहब की लड़कियां हैं, कितने तमीज से बात करती है। तमीज और तबीयत की बात करें तो सेन साहब की लड़कियों से सीखना चाहिए। कितनी अच्छी लड़कियां हैं, कभी बाहर नहीं जाती है लोग, अपने बरामदे के अंदर खेलती है लोग, काम करती है लोग, कभी किसी चीज को जियान नहीं करती है लोग। गमले में फूल रखा है, चाहे जो भी कुछ रखा है, वो कभी तोड़ती फोड़ती नहीं है लोग। बहुत अच्छी और सुशील लड़की है। अगर कुछ सीखना है तो सेन साहब की लड़कियों से सीखो, बहुत सुशील लड़की है। तो देखिए, सेन साहब की जो लड़कियां थी 5, उन पांचों का नाम क्या है। तो पहली लड़की का नाम था सीमा, दूसरी लड़की का नाम था रजनी और तीसरी लड़की का नाम था आलो और चौथी लड़की का नाम था शेफाली और 5वीं जो लड़की थी उसका आरती नाम था। तो मेरे दोस्त, आप लोग याद रखिएगा, इन 5 लड़कियों का नाम याद रखिएगा। इनमें से कोई ऑब्जेक्टिव आपको निश्चित तौर पे पूछ सकता है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये सेन साहब की लड़कियां हैं। कुछ आगे चलते हैं, कहानी देखते हैं क्या होता है। सेन साहब का एक ड्राइवर भी है जिसका नाम है सोफर। इस कहानी में ड्राइवर को सोफर कहा गया है और सेन साहब का ड्राइवर होता है सोफर। वह सेन साहब का क्या करता है, गाड़ी वाड़ी पोंछते रहता है, धोता रहता है और उसको साफ सुथरा रखता है। और गिरधर लाल जो हैं, सेन साहब की फैक्ट्री में काम करते हैं, एक किरानी के नौकरी करते हैं। किस पद पर होते हैं, तो किरानी के पद पर होते हैं और सेन साहब के फैक्ट्री में वह गिरधर लाल काम करते हैं। ठीक है, आगे जाने के बाद सेन साहब की जो गाड़ी है, सोफर लेकर के कहीं जा रहा था और उसके गाड़ी के पास जो मदन नाम का लड़का था, यही मदन है और ये मदन जो है सेन से गिरधर लाल का लड़का है। रोड क्रॉस कर रहा था अपनी माँ के साथ वहीं और सेन साहब की गाड़ी बगल में खड़ी थी। उसके गाड़ी पे कहीं दूसरे से खरोच आ गया था या कोई छू दिया था। आकर के सोफर जो है इसको डांटने लगता है मदन को, और मदन की माँ साथ में रहती है तो वह बताती है कि मेरा लड़का जो है ये ऐसा गलती नहीं किया है, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, उसको डांटता है। फिर उसका बाँह धा करके इस तरह से धसोड़ देता है हल्का सा, तो वह मदन क्या होता है कि गिर जाता है। मदन गिर जाता है तो उसका जो ठेहुन होता है, घुटना, वह थोड़ा छिला जाता है, मतलब उससे खून निकलने लगता है। तो वही जब घुटने का खून देखती है, ब्लड देखती है गिरधर लाल की पत्नी, तो थोड़ा गुस्से में आ जाती है, झिलझिला जाती है, झिल्लाने लगती है और सोफर को डांटने लगती है। सोफर को डांटने लगती है तो मदन भी कहाँ कम था, वह भी उस पर मारने के लिए दौड़ता है, सोफर को मारने के लिए दौड़ता है। सोफर डांटता है, फिर उसके बाद ये इसको अपने घर लेकर के चली जाती है। यह बात जा करके सोफर अपने मालिक से कहता है, किससे,
तो सेन साहब से कि देखिए सेन साहब, जो मदन है, जो गिरधर लाल का लड़का है, वह गाड़ी को खरोच दिया था, हम बोल रहे थे, उसको मना कर रहे थे, तो उल्टे हम ही को मारने दौड़ रहा था। जब ये बात सुने सेन साहब, तो उसको बुला करके कुछ फटकार सुनाते हैं, कहते हैं कि जाओ गिरधर लाल को बुला लाओ। गिरधर लाल को कंपनी में थे, काम कर रहे थे, तो उसको बुलाते हैं और उसको बड़ी डांट डपट करते हैं। कहते हैं कि ये जो तुम्हारा मदन है ना लड़का, यही ऐसी तरह का चोर गुंडा और मवाली बनते हैं, इसी तरह के लड़के चोर गुंडा और मवाली बनते हैं। तुम चोर गुंडे मवाली का बाप हो। तो इस तरह से उसको डांट सुनाते हैं, बड़ी उनको दुख लगता है। जबकि सेन साहब का बेटा जो है ये खोखा, ये भी कुछ भी कर देता है, कुछ भी तोड़ फोड़ कर दे, इसको कोई नहीं बोलने वाला था, क्योंकि यह घर का अकेला था, अपवाद था। 5 लड़कियों में यह एक अकेला अपवाद था। कोई भी गलती कर दे, सेन साहब के लिए वो गलती नहीं था। इसको बल्कि गोद में उठा करके इसको चुम्बन करते हैं और इसको खुशी से गले लगा लेते हैं, और ये इसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब इसको इंजीनियर बनाते हैं। ये बड़ी शरारती लड़का है। गाड़ी खड़ी रहती है तो गाड़ी के कभी टायर पंचर कर देता है, गाड़ी का लाइट तोड़ करके और उसको फोड़ देता है, ईटा या कुछ गिट्टी से चला करके मारता है, पीछे वाला लाइट जो है पीले रंग का फूट जाता है। और फूट जाता है तो अपने जो साथी संगति जो हैं, जो पत्रकार कुछ लोग थे घर पर आए हुए थे, तो सब अपने अपने लड़के का बात बतिया रहे थे कि मेरा लड़का ये बनेगा तो वो बनेगा। उसी तरह से सेन साहब भी हैं, यह भी बात कर रहे थे कि मेरा भी लड़का क्या बनेगा, इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियर बनाएंगे। देखो किस तरह से इसमें इंजीनियरिंग का गुण झलक रहा है। वह गाड़ी का देख रहे हैं ना, जो बैक हेडलाइट है, तो उसको कैसे तोड़ करके और उसमें देखना चाहता है कि अंदर इसमें क्या है। तो बताइए, वो गाड़ी का जो बल्ब है उसको फोड़ देता है, और फोड़ने के बावजूद भी सेन साहब क्या करते हैं, उसको छुपाते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे बेटा में इंजीनियरिंग का गुण जो है कूट कूट करके भरा है, और देखो ये इंजीनियर बनेगा, आगे चल करके इंजीनियर बनेगा। जो पत्रकार आए हुए होते हैं लोग, जो अतिथि आए होते हैं, उनके भी गाड़ी को क्या कर देता है, वो आसपास घूमता है तो उनको शक होता है कि कहीं हो सकता है कासू ने ही गाड़ी को पंचर कर दिया है। तो हवा भरवा करके वो गाड़ी अपना लेकर के आते जाते हैं, फिर गाड़ी ठीक करवाते हैं लोग, लेकर के जाते हैं लोग। वो लोग समझ जाते हैं कि यह हरकत किसी और नहीं, कासू ने ही किया होगा। तो इस तरह से सिलसिला चलते रहता है। इसको डांट पड़ती है मदन को। और एक बार की बात है कि मदन जाकर के लट्टू खेलता था। देखिए ये लट्टू लिया है, और ये मदन लट्टू गांव में अपने साथियों के साथ खेल रहा था। उसी सिलसिले में ये जो कासू है, लट्टू खेलने के मतलब उसी रास्ते से गुजर रहा था, हाथे इसके बगल से निकल करके जा रहा था। तो बगल में देखा कि लट्टू का खेल हो रहा है, तो लट्टू को खेल देखने के लिए जाता है और देखता है। तो सारे लड़के, उसमें बहुत सारे गांव के लड़के थे जो लट्टू खेल रहे थे। तो उस लट्टू को खेल को देख करके ये खोखा जो है जा करके कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे, हमें भी लट्टू खेलने के दीजिए, मैं भी खेलना चाहता हूं। तो लट्टू खेलने के लिए मांगता है, और ये जो मदन है उसका लीडर है। जो चारों पांचों लड़के जो अगल बगल खेल रहे थे इसके साथ में, उसके सबके ये लीडर थे मदन, और खेल रहा था। वो मांग दिया कि लट्टू हम भी खेलेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस कौवे के झुंड में हंस का क्या काम है, कौवे के झुंड में हंस का क्या काम है। तो ये मांगा, और मांगा तो उन्होंने क्या कहते हैं, मदन ने लट्टू नहीं दिया, और तब ये खिसिया गया, खोखा खिसिया गया। जब खोखा खिसिया जाता है तो एक चमेटा
रसीद कर देता है मदन को। तो मदन भी कहाँ पीछे हटने वाला था, मदन पीछे नहीं हटने वाला था। मदन भी क्या करता है, उसको पकड़ करके और उसको मार करके उसका दांत तोड़ देता है। 2 दूधा का दांत तोड़ देता है। किसका? इस खोखे का। तो जो विष का दांत था उसका, कहानी का आगे हम बताएंगे निचोड़ क्या है, कि ये जो मदन है, मदन जो है खोखा का 2 दांत तोड़ देता है। और जब यह रोते हुए बिलखते हुए जाता है अपने पिताजी के पास, यानी कि सेन साहब के पास। देखिए, अक्सर अगर महल वाली और झोपड़ी वाले के बीच की लड़ाई होती है तो अक्सर महल वाले ही जीत जाते हैं। कुछ उसमें जो उसके साथी संगति होते हैं बल्कि अपने मित्रों की सहायता करने के बजाय बल्कि विरोधियों की सहायता कर देते हैं। लेकिन ऐसा बच्चों को समझ में कहाँ आता, बच्चों को समझ में नहीं आता है। वो थोड़ा साइड होकर के इस युद्ध का नज़ारा देखने लगते हैं। कुछ देर के बाद भीड़ तितर बितर होती है और यह रोते बिलखते हुए सेन साहब के पास जाता है। अगर यही लड़ाई अहाते में हुआ होता तो ये खोखा वहाँ पर शेर बन जाता और मदन सियार बन जाता, वहाँ हार करके आना पड़ता। लेकिन यह बाहर की लड़ाई है। अक्सर महलों और गलियों की लड़ाई में महल वाले की जीत हो जाती है। तो यहाँ महल वाले हारते हैं और सेन साहब का जा करके यह बात बताता है कि मेरे को मदन ने पीटा है, मेरा दांत तोड़ दिया। तो इस पर बड़ी गुस्सा हो जाते हैं सेन साहब और गुस्से में लाल हो जाते हैं। अपने बेटे का पिटाई दे करके फिर गिरधर लाल को क्या करते हैं, बुलाते हैं और बुलाने के बाद उसको कहते हैं कि देखो अब तुम कंपनी में काम नहीं कर सकते हो। उनको कंपनी से क्या करते हैं, गिरधर लाल को डांट फटकार सुनाते हैं और कंपनी से निकाल देते हैं। और कंपनी से निकालने के बाद गिरधर लाल बेचारे बेघर हो जाते हैं, माने बिना पैसे के, कहीं पैसा नहीं मिलता, माने बिना काम के हो जाते हैं, काम कहीं नहीं मिलता। वो चुपचाप अपने घर चले जाते हैं और पत्नी को जा करके खरी खोटी सुनाते हैं, डांटते हैं, कहते हैं कि आज आता है तो उसको हम बड़ी पीटेंगे, मारेंगे। और ये जो मदन है, मदन को तो मार खाने की आदत ही पड़ गई थी। ये खूब मार खाता था, बहुत मार खाता था। जब देखो पिता से अपना मार खाते ही रहता था। इसको मार खाने की आदत पड़ गई थी। दोनों पति और पत्नी, माने कि गिरधर लाल और गिरधर लाल की पत्नी, ये गिरधर लाल है जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करते हैं। ये दोनों आपस में घर पर बात कर रहे हैं कि अब तो कंपनी से निकाल दिए गए हैं, कैसे काम चलेगा, मैंने इस तरह की बात हो रहा था। उसी समय मदन जो है, क्योंकि कासू को तो पीटा था, वह डर रहा था कि कहीं घर पर जाएंगे तो पिताजी हमको पहले से ज्यादा पीटेंगे। जो पहले मार खा रहे थे हम, कहीं उससे ज्यादा हमको मार खाना पड़ेगा। वह डरते डरते बेचारा मदन गली में जाता है और गली से फिर अपने घर में प्रवेश करता है। दबे पांव घर में घुसता है और घुसने के बाद कुछ माता पिता के बड़बड़ के आवाजें सुनाई देता है और वह सुन करके किचन में चला जाता है। सुनते सुनते किचन में जाता है और किचन में जा करके भर पेट पहले भोजन करता है, खाता है, पेट भर के खा करके और फिर दबे पांव खिड़की के पास जा करके कुछ बातें सुन रहा था, सुनना चाहता था लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा था। उसी समय जब जा रहा था दबे पांव, तो बरामदे में लोटा रखा हुआ था और लोटे से जाकर के उसका पांव टकरा जाता है। और जब पांव टकरा जाता है तो टन टन ढन ढन की आवाज सुन करके गिरधर लाल घर में से बाहर निकलते हैं। और जब घर में से बाहर निकलते हैं तो यह डर और भय से मदन
डरा और सहमा हुआ था, कांप रहा था डर से कि कहीं हमको पिताजी उससे पहले जो मार खाते थे उससे ज्यादा आज पीटेंगे। वह डरे हुए थे, सहमे, मदन डरा हुआ था, सहमा हुआ था और एकदम सोच रहा था। तभी गिरधर लाल इसके तरफ ध्यान से ताकते हैं और देखते हैं इनके आंखों में, और कुछ आगे बढ़ करके मदन को क्या करते हैं, अपने गोद में उठा करके उसको चुम्बन करता है। गिरधर लाल जो है उसको चुम्बन करते हैं, गोद में उठा लेते हैं और खुशी से भर जाते हैं और हंसने लगते हैं। हा 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 हा, पूरा कस के हंसने लगते हैं कि आज एक तुम्हारा जो बाप ने काम नहीं कर पाया, आज तूने वो काम करके दिखा दिया है। जो एक तुम्हारा बाप नहीं कर पाया वो तुम करके दिखा दो, तुम पर नाज है बेटा मुझे, तुम बहादुर हो। इस तरह से कहते हैं और खूब खुश हो जाते हैं। कहने का मतलब इस कहानी का ये है कि एक जो मजदूर व्यक्ति होता है, कहीं भी किसी भी सच को बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, सच कहने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। सच बोलिए और आप कभी दबिए मत। लेकिन गिरधर लाल अपने पेट के क्षुधा को शांत करने के लिए, अपने काम करने के लिए वह कभी भी सेन साहब के सामने ऊंचे स्वर में बात नहीं करते थे। लेकिन कहीं मदन को क्या पता कि ये सब क्या होता है, लेकिन वह सच्चाई के साथ खड़ा था, इसलिए हमेशा सच्चाई की जीत होती है और मदन अपने सच के रास्ते पर रहता है और मदन अंत में जीतता भी है। इसलिए हमेशा सच बोलो, गरीब हो चाहे अमीर हो, गरीबी और अमीरी कोई मायने नहीं रखती है, बस सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए और यही हिम्मत आपको आगे बढ़ाएगा। तो सच बोलता है मदन और सच की जीत भी होती है। तो ये रहा इस कहानी का पूरा सारांश था। तो ये सारांश आपको कैसा लगा? अनुमान करते हैं कि आपको अच्छा ही लगा होगा। इसके बाद हम लेकर के आएंगे इसका क्वेश्चन आंसर, पूरा क्वेश्चन आंसर जितना होगा सब करवा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, सब समस्या दूर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।